रतन टाटा, ये नाम है ईमानदारी, नयापन और भारतीय इंडस्ट्री का प्रतीक। ये वो लीडर हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। उनका विजन बैलेंस शीट से कहीं आगे था। उनका मानना था कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना भी होता है। उनकी लाइफ स्टोरी वाकई में प्रेरणादायक है। रतन टाटा का सफर संघर्ष और दृढ़ संकल्प का एक उदाहरण है। उन्होंने कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। परिवार में मतभेदों से लेकर टाटा ग्रुप को आर्थिक मंदी से उबारने तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी लाइफ नए बिजनेसमैन और अनुभवी बिजनेस लीडर दोनों के लिए बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने हमें एथिक्स का महत्व समझाया, उन्होंने हमें सहानुभूति की ताकत दिखाई और उन्होंने हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं है, वो एक संस्थान है, एक विरासत है जो भारत के भविष्य को आकार देती रहेगी। रतन टाटा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। 1937 में मशहूर टाटा परिवार में जन्मे, उन्होंने बचपन से ही सुख और दुख दोनों देखे। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके माता पिता के अलग होने ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस अनुभव ने उन्हें सहानुभूति और संघर्षशीलता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में ढलना सीखा, एक ऐसा गुण जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। अपनी निजी जिंदगी में उथल पुथल के बावजूद रतन अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने मुंबई के मशहूर कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। 1962 में एक अलग संस्कृति में रहने से उनका नजरिया और भी खुला। इससे उन्हें एक ग्लोबल नजरिया मिला जो आगे चलकर उनके बिजनेस के फैसलों को प्रभावित करेगा। विदेश में बिताया उनका समय सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। रतन टाटा ने खुद का खर्चा चलाने के लिए कई पार्ट टाइम जॉब भी किए। उन्होंने रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम किया और यहां तक कि एक आर्किटेक्चर फर्म में भी मदद की। इन अनुभवों ने उन्हें कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। इन्होंने उन्हें अलग अलग वर्क कल्चर की भी समझ दी। रतन टाटा के टाटा ग्रुप में शामिल होने ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। 1962 में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। ये कोई आम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वो बिजनेस को जड़ से समझना चाहते थे। इस अनुभव ने उनके मन में मजदूरों के लिए बहुत सम्मान पैदा किया। इससे उन्हें कंपनी के कामकाज की बारीकियों की भी जानकारी मिली। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए और ज्यादा जिम्मेदारी वाले पदों पर पहुंचे। टाटा ग्रुप में अपने शुरुआती सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स तक बिजनेस के अलग अलग पहलुओं में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने अपने भविष्य के नेतृत्व की नींव रखी। उन्होंने टाटा ग्रुप के अलग अलग बिजनेस को गहराई से समझा। उन्होंने फैसले लेने, समस्याओं का समाधान करने और लोगों को मैनेज करने के अपने हुनर को भी निखारा। 1980 के दशक की शुरुआत तक वो ग्रुप के अंदर एक सक्षम लीडर के रूप में उभर चुके थे। वो अब बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। रतन टाटा के नेतृत्व की असली परीक्षा तब हुई जब वो 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े बदलाव और अनिश्चितता का समय था। देश उदारीकरण के दौर में था और टाटा ग्रुप कई दूसरे भारतीय समूहों की तरह विदेशी कंपनियों से नई प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। उन्होंने यह बात समझ ली कि टाटा ग्रुप को भी समय के साथ बदलना और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कई सुधार कार्यक्रम शुरू किए जिनका मकसद था कामकाज में कुशलता लाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नए बाजारों में जाना। उन्होंने ग्रुप के अंदर इनोवेशन और नए बिजनेस को बढ़ावा दिया। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे नए क्षेत्रों में भी ग्रुप का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व विकास देखा। उन्होंने ग्रुप को मुश्किल आर्थिक हालातों से सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने इसे एक ग्लोबल ग्रुप बनाने की नींव भी रखी। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में उनके कार्यकाल में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई। इनमें भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन वाली कार टाटा इंडिका का लॉन्च भी शामिल था। भाग 5, अधिग्रहण की धाक। रतन टाटा अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी अधिग्रहणों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। उनका सपना था टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ताकत बनाना। उनका मानना था कि रणनीतिक अधिग्रहण इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। 1999 में उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम
ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को $407 मिलियन में खरीद कर उठाया। यह अधिग्रहण बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने न सिर्फ टाटा ग्रुप को वैश्विक चाय बाजार में मजबूत पकड़ दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को भी साबित किया। इसके बाद कई और रणनीतिक अधिग्रहण हुए, जिनमें 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। ये अधिग्रहण आसान नहीं थे, हालांकि रतन टाटा का इन कंपनियों की क्षमता पर अटूट विश्वास और उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता ने रंग दिखाया। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया। उन्होंने दुनिया के सामने भारतीय व्यवसायों की बढ़ती ताकत का भी प्रदर्शन किया। भाग 6, जनता की कार का सपना। रतन टाटा की जिंदगी के सबसे शानदार अध्यायों में से एक है टाटा नैनो की कहानी। उनका सपना था एक ऐसी कार बनाना जो भारत में आम आदमी के लिए किफायती हो। वो उन परिवारों को दोपहिया वाहनों की तुलना में एक सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक विकल्प देना चाहते थे। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो उनके विजन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। सिर्फ $2,500 की कीमत वाली नैनो ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसे जनता की कार कहा गया। हालांकि इस कार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन में देरी, बढ़ती लागत और सुरक्षा को लेकर नकारात्मक प्रचार ने इसकी बिक्री को प्रभावित किया। इन असफलताओं के बावजूद टाटा नैनो रतन टाटा की नवाचारी सोच का प्रतीक बनी हुई है। ये आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के उनके जज्बे को भी दर्शाता है। नैनो प्रोजेक्ट एक साहसिक प्रयोग था। हो सकता है कि इसे शुरुआत में वैसी व्यावसायिक सफलता न मिली हो जैसी उम्मीद थी, लेकिन इसने बड़े सपने देखने और परंपरागत सोच को चुनौती देने की ताकत को दिखाया। भाग 7, विवादों का सामना। रतन टाटा का सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा। उन्हें कुछ व्यावसायिक फैसलों और विभिन्न मुद्दों पर उनके रुख के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक विवाद पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो प्लांट को लेकर हुआ था। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा और वित्तीय नुकसान हुआ। एक और विवाद उस समय उठा जब उन्होंने कोरस स्टील का अधिग्रहण करने का फैसला किया, जब वैश्विक इस्पात उद्योग मंदी का सामना कर रहा था। यह अधिग्रहण रणनीतिक रूप से सही होते हुए भी अपने समय और टाटा ग्रुप के वित्तीय स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के लिए आलोचना का शिकार हुआ। हालांकि रतन टाटा इन आलोचनाओं से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने फैसलों का दृढ़ता से बचाव किया, ये तर्क देते हुए कि वे कंपनियों और उनके हितधारकों के हित में थे। उनका मानना पारदर्शिता और जवाबदेही में था। उन्होंने आलोचकों और हितधारकों से बात करके अपने तर्क और कार्यों को समझाते हुए विवादों का डटकर सामना किया। इन विवादों को कुशलता और दृढ़ता के साथ निपटाने की उनकी क्षमता ने उन्हें उनके साथियों और जनता का सम्मान दिलाया। भाग 8, मानवता के लिए समर्पित। रतन टाटा को उनके व्यावसायिक कौशल से बढ़कर उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत सम्मानित किया जाता है। उनका मानना है कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप भारत में सामाजिक पहल में सबसे आगे रहा है। ये पहल गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे विविध क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है। ये ट्रस्ट देश भर में महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन टाटा की समाज सेवा के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, उनके उदार दान और विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट होती है। उनका मानना है कि व्यवसायों का यह नैतिक दायित्व है कि वे समाज के कल्याण में योगदान दें। उनका सामाजिक कार्य, उनकी करुणा और दूसरों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। भाग 9, नैतिकता की शक्ति। रतन टाटा का नेतृत्व नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को परिभाषित करता है। उनका मानना है कि ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता। अपने पूरे करियर में उन्होंने हमेशा सभी व्यावसायिक लेन देन में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कॉरपोरेट भारत के लिए एक मिसाल कायम करते हुए टाटा ग्रुप के भीतर एक मजबूत नैतिक संस्कृति को स्थापित किया है। उनका मानना है कि व्यवसायों को विवेक के साथ काम करना चाहिए,
उनके कार्यों के सभी हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए। उन्होंने हमेशा जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं की वकालत की है, यह स्वीकार करते हुए कि एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने में व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिकता पर उनके जोर ने टाटा ग्रुप को विश्वसनीयता और भरोसे की प्रतिष्ठा दिलाई है। नैतिक आचरण के प्रति यह प्रतिबद्धता समूह की स्थायी विरासत के निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। रतन टाटा का सही काम करने में अटूट विश्वास, तब भी जब यह आसान रास्ता न हो, ने भारत और दुनिया में नैतिक नेतृत्व के लिए एक मानक स्थापित किया है। भाग 10, पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो नए बिजनेसमैन, अनुभवी बिजनेस लीडर्स और हर उस व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि सफलता सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य, नैतिकता और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। उनका सफर हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले रवैये का महत्व सिखाता है। उन्होंने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्यों से कभी नहीं भटके। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, इनोवेशन को अपनाने और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता में सहायक रही है। वो हमें खुद से आगे बढ़कर सोचने और दूसरों की जरूरतों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनके सामाजिक कार्य और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी सफलता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। रतन टाटा का जीवन सपनों की शक्ति और दुनिया पर एक व्यक्ति के प्रभाव का प्रमाण है। भाग 11, समय में दर्ज एक विरासत। रतन टाटा की विरासत टाटा ग्रुप के बोर्ड रूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीय उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके विजन, उनके मूल्यों और उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने टाटा ग्रुप को भारत के सबसे सम्मानित और प्रशंसित समूहों में से एक बना दिया है। भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। वो वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक